एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशान फैमिली, हम द बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांगजी के क्वार्टर पे सिजोई और वांगजी के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वांगजी सिजोई को देख रहा था, जो अपनी उंगलियों से खेलते हुए नीचे देख रहा था। वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। वो काँप रहा था। वो डर गया। वह डर रहा था कि क्या होगा अगर वांगजी उसके साथ अतीत की तरह व्यवहार करना बंद कर दे, क्योंकि अब उसे पता चल गया है। तभी वांगजी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम ओमेगा हो। अल्फा बहुत परेशान करने वाले होते हैं। वहीं सिजोई ने नीचे देखते हुए पूछा, कब? फिर उसने अपने डर का घूंट पिया और एक गल्प करते हुए कहा, आपको कब पता चला कि मैं ओमेगा हूँ? डर? हाँ, जो लड़का निडर दिखता है वह एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो हर चीज़ से डरता है। उसने अपने चारों ओर एक ढाल बना ली है, जिससे वह एक निडर व्यक्ति की तरह दिखता है जो किसी चीज़ से नहीं डरता। वांगजी मुस्कुराया और उसके हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। वहीं सिजोई ने चमकती हुई आंखों से वांगजी की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ फट रही थी। तभी वांगजी ने सिजोई को खींचा और उसे गले लगाते हुए बोला, तो बकवास सोचना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। उसने सिजोई के बालों को पैट किया। वहीं सिजोई वांगजी को गले लगाए हुए रो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वांगजी ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, तुम मेरे प्रीशियस सन हो। वहीं सिजोई ने रोते हुए कहा, मैं नहीं हूँ। वांगजी ने उसकी पीठ को सहलाया और कहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सिजोई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कुछ सोचा। सिजोई की आंखें चौड़ी हुई, यह एहसास करते ही कि वांगजी जानता है कि सिजोई उसका असली बेटा नहीं है। वांगजी चारों ओर मुड़ा और सिजोई का हाथ कांपने लगा जब उसने वांगजी की ओर देखा। तभी वांगजी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिजोई। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस परिवार का हिस्सा हो। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और सिजोई से दूर गया और कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने सिजोई के पास पहुंचते ही कहा, और विनिंग को मीठी चीज़ें पसंद है। वहीं विंग के क्वार्टर में जिंगी अब विंग के सामने बैठा था। अब वह अपने होश में था और विंग से सारी बकवास करने के लिए खुद को कोस रहा था। वह विंग को अपना मुंह बंद रखने के लिए चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि विंग सम्राट की आंखों का तारा है और सिजोई भी उसे पसंद करता है। तभी विंग ने कहा, तुम कह रहे हो कि विनिंग सिजोई का मेट है, जिसे मून गॉडेस की ब्लेसिंग मिली हुई है? तभी जिंगी ने कहा, अगर यही बात है तो बात को स्पष्ट करते हैं। हाँ, वही कमीना परेशान करने वाला घटिया मॉन्स्टर है। जनरल हिजाइनस का मेट है। वही विंग ने कंफ्यूजन में खुद को कहा, तो इसीलिए नोवेल में उसने विनिंग को मारा था। अब कुछ समय बाद विंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अगर विनिंग सिजोई का मेट है तो फिर सिजोई ने उसे क्यों मारा, और अगर उसका कोई मेट था तो उसने जिंगी से शादी क्यों की और उसे क्यों निशाने पर रखा। अब यह बात विंग के दिमाग को परेशान कर रही थी। उसे पहले यह सब बकवास नहीं पूछना चाहिए था। वो दूसरी तरफ घूमा और तकिए को गले लगाते हुए बोला, मुझे इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। उसने जम्हाई ली और धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मैं इसके बारे में कल सुबह सोचूंगा। खैर, जिंगी भी विंग के क्वार्टर में है। वह नौकर क्वार्टर में सो रहा है। वह विंग से और कुछ नहीं कह रहा था और कहीं जाने की इच्छा अच्छी स्थिति में भी नहीं था। इसीलिए विंग ने उसे आज रात नौकर के क्वार्टर में रहने को कहा और वह सहमत हो गया। वहीं जियांग मेंशन में जंगशा ने नशे के तुत में विनिंग को गेस्ट रूम में के बिस्तर पर लिटाया और अपनी कमर तान ली। उसने विनिंग की ओर देखा और आह भरी। वह कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर चल दिया। उसने नीचे देखते हुए ही दरवाजे को खटखटाया और कहा, वाइफी, क्या तुम जाग रहे हो? वहीं हुसैन, उसे नींद तो नहीं आ रही थी पर वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। वहीं जंगशा बुदबुदाया और फर्श पर ही फिसल गया और कहा, आई एम सॉरी। वहीं आधी रात के समय हुसैन ने दरवाज़ा खोला और थोड़ा बाहर झाँका। उसने
अपने हस्बैंड को दरवाजे पर घुटनों के बल फर्श पर बैठे हुए देखकर उसकी आंखें नरम पड़ गईं। हुसैन को देखकर गार्ड झुके, लेकिन हुसैन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसने मुंह फुलाते हुए सोचा, अगर मैं अपने हस्बैंड के दर्द को नहीं देख सकता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हुसैन जंगशा के पास बैठ गया और अपनी तर्जनी से जंगशा की बांह पर दबाव डाला। हल्के से स्पर्श से जंगशा की गहरी नींद टूट गई। उसने हुसैन को सतर्क निगाहों से देखा। खैर, इतने सालों तक सम्राट के रहने के साथ का ये दुष्परिणाम है। उसने अपनी बहुत प्यारी स्माइल दी और कहा, हस्बैंड। हुसैन ने अपनी सीधी नजर की और कोल्ड टोन में कहा, आओ और अंदर सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। और बिना कुछ भूले वो कमरे के अंदर चला गया। वहीं जंगशा मुस्कुराया और हुसैन के पीछे चलते हुए सोचा, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो, लेकिन तुम गुस्सा होने का नाटक कर रहे हो। जंगशा ने दरवाज़ा बंद किया और सामने देखा। वो बिस्तर की ओर चला और देखा कि उसके और हुसैन के बीच एक तकिए की दीवार है और हुसैन बिस्तर पर लेटा हुआ है, जबकि उसकी पीठ उसकी ओर थी। जंगशा बस अपने हस्बैंड को बचकानी हरकतों पर मुस्कुराया और अपनी तरफ लेट गया। वो हुसैन पर झुका और उसके फोrehead पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट वाइफी। हुसैन भी मुस्कुराया और अपने आप से कहा, गुड नाइट हबी। वहीं अगली सुबह का समय था जब सिजोई अपनी नींद से जागा। पूरी रात वह परेशान और एक पल भी नहीं सो सका। वह डरा हुआ था, लेकिन इस समय वेनिंग से माफ़ी मांगना उसे बड़ा लग रहा था। जैसा कि वांगजी ने कहा, वेनिंग को कुछ मीठा पसंद है। सिजोई सुबह सुबह ही रसोई में चला गया और कुछ चीनी से लिपटी हुई स्ट्रॉबेरी बना लिए, क्योंकि सिजोई को इसके अलावा कुछ बनाना नहीं आता। सिजोई थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। वह अपनी गलती और पाप का सामना करने से कभी नहीं डरता और वह जानता है कि उसने वेनिंग को दूर धकेलकर बहुत बड़ा पाप किया है। वह इसके लिए पश्चाताप करना चाहता है। उसने एक गहरी सांस ली और रसोई से बाहर आया और खुद से कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वह मुझे भूल जाएगा। सिजोई अकेले ही बगीचे के रास्ते में चल रहा था। उसने अपने सूरवीर और पहरेदारों को आदेश दिया कि उसका पीछा न करे। सिजोई की नज़र बगीचे पर लगी बेंच पर गई, जहाँ वेनिंग बैठा था, जो अपने बालों में बिखेरते हुए घास पर एक छोटा सा टुकड़ा काटते हुए बैठा था। सिजोई थोड़ा सा हंसा। सिजोई को यह दृश्य बहुत ही मज़ेदार और प्यारा लगा। एक लंबी सांस लेने के बाद सिजोई वेनिंग की ओर चला और उसके सामान्य आभा और भाव के साथ उसके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि वो अपनी वास्तविक भावना को प्रदर्शित करने के लिए खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, अपने अंदर की थोड़ी सी खुशी को प्रदर्शित करके। वहीं वेनिंग तुरंत खड़ा हुआ और उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रिंस। सिजोई ने अपने ओठ को काटते हुए सोचा, क्या इसे स्ट्रॉबेरी पसंद आएंगी? पता नहीं क्या होगा। सिजोई स्ट्रॉबेरी कागज को पकड़े हुए था। वहीं वेनिंग ने कोल्ड टोन में कहा, यह अच्छा है कि तुम यहाँ आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, कहो। सिजोई यह सोचकर अंदर ही अंदर खुश था कि वेनिंग फिर से उसके साथ चिपचिपी पिकअप लाइन लेकर फ्लर्टिंग करने जा रहा है। खैर, यह वही है जो वेनिंग हर बार नहीं करता। वेनिंग ने अपने ओठ को काटा और सिजोई की ओर देखा। वहीं सिजोई उसकी आंखें वेनिंग की आंखों से मिली। तभी वेनिंग ने कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ ओमेगा। वेनिंग के मुंह से निकले वाक्य को सुनकर सिजोई की आंखें फैल गईं। उसकी पूरी दुनिया उस पल के लिए उसके घुटनों कमजोर हो गए, जिससे वो थोड़ा लड़खड़ाने लगा। उसका वुल्फ चीख के रहा था। उसके दिल में असहनीय दर्द महसूस हुआ। सिजोई ने नीचे देखते हुए पूछा, क्या? तभी वेनिंग ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे आपको दुख पहुंचाने के लिए खेद है। मुझे पता है कि इस अस्वीकृति से आपको दुख होगा, लेकिन कृपया मेरे बारे में भी सोचें। स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ कागज सिजोई के हाथ से गिर गया। वो अपनी ड्रेस पर कसकर पकड़ लिया। मेरे बारे में सोचो, इस वक्त में उसके कानों में गूंज रहे थे। खैर, उसने अपने पूरे जीवन में उसके अलावा किसी और की चीज़ या किसी के बारे में नहीं सोचा था, और अब वेनिंग के मुंह से इस वाक्य को सुनकर सिजोई को एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी था। वह कितना स्वार्थी है। सिजोई ने आंसू भरी आंखों से
वेनिंग की ओर देखा और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वेनिंग ने दूसरी ओर देखते हुए कोल्ड टोन में कहा, आपका वोल्फ कुछ दिनों में इस रिजेक्शन से उबर जाएगा, इसीलिए चिंता ना करें। नहीं, सिजुई के वोल्फ ने दुखी आवाज में सिजुई से कहा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, तुम खुश हो गए, हमारा मेट हमें रिजेक्ट कर रहा है। सिजुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वेनिंग ने कहा, आई एम सॉरी प्रिंस, लेकिन मैं शायद तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। उसने कोल्ड टोन में कहा, वेनिंग ऐसा ही है, यही उसका कैरेक्टर है। उसने सिजुई के साथ काफी धैर्य रखा। वह ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को उसकी सीमा से अधिक आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसे आसानी से पराजित होना पसंद नहीं है। वह इससे नफरत करता है, लेकिन उसने यह सिजुई के लिए किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है वह उसके प्रति अपना आत्मसम्मान खो रहा है। यदि चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो उसके पास करने के लिए तीन ही काम है, जीवन भर इसकी उपेक्षा करें, उससे दूर भागें, या फिर समस्या के स्रोत को ही नष्ट कर दें और उससे मुक्त हो जाएं। और सिजुई के मामले में वेनिंग तीनों ही कर रहा है। वह अपने दिल में सिजुई के लिए अपनी भावनाओं को अनदेखा कर रहा है। वह अपनी भावनाओं से भाग रहा है और वह सिजुई को अस्वीकार कर रहा है और अपनी दयनीय स्थिति के स्रोत को मार रहा है। जो हाइनेस, सिजुई ने अपने मुट्ठी भींची और कठोरता से अपनी आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है। उसकी आंखें लाल थीं और उसने वेनिंग की ओर देखते हुए कोल्ड टोन में कहा, तुम मुझे अस्वीकार कर सकते हो अल्फा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वेनिंग ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। वेनिंग आगे बढ़ा और उसने सिजुई के कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि सिजुई ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। वेनिंग ने कुछ नहीं कहा इससे पहले कि वे शब्द उसके मुंह से निकलते दर्दनाक वाक्य। सिजुई की मूर्खता, अहंकार और लालच का दर्दनाक फल है। वेनिंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी गहरी हरी नीली आंखों में सिजुई को देखा और कहा, मैं अल्फा वेनिंग ओमेगा लान सिजुई को रिजेक्ट करता हूँ। सिजुई, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने नीचे देखते हुए कहा, मैं ओमेगा लान सिजुई इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता हूँ। सिजुई का हाथ वेनिंग की हथेली से फिसल गया और वो फर्श पर गिर पड़ा। उससे शरीर में पसीना बहने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल भीग गया। एक असहनीय दर्द जो उसके अंदर जल रहा था, उसे अंदर से नष्ट कर रहा था। वहीं वेनिंग का वोल्फ गुस्से से गुर्राया। सिजुई अपने दिमाग में उसके कनेक्शन को बंद करते हुए चिल्ला रहा था, जबकि सिजुई दयनीय स्थिति पर जमीन पर बैठा था। डर ने उसके सिर पर कब्जा कर लिया। क्या होगा अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया? उन्हें पता चल जाएगा कि वो एक ओमेगा है ना? सिजुई ने मम्बल किया, नहीं। सिजुई को इस तरह देखकर वेनिंग के दिल में दर्द हो रहा था। आखिरकार उसके मन में इस लिटिल वन के लिए भावनाएं हैं। वह सिजुई को छूने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वह ऐसा करता, बगीचे में एक तेज आवाज गूंजी। वेनिंग ने सामने देखा और कोई नहीं, बींग वहां खड़ा है और उसके पीछे जिंगी है। जिंगी टम्बल करते हुए बोला, प्रिंस। वहीं बींग ने चिंतित होकर कहा, इससे पहले कोई उसे देखे, जल्दी उसकी ढाल बनो। जिंगी सिजुई की ओर दौड़ा और सिजुई को अपनी बाहों में ले लिया। वहीं वेनिंग जिंगी को ही घूर रहा था। सिजुई ने जिंगी के हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, जिंगी, मुझे यहाँ से ले चलो। वहीं विंग ने कोल्ड टोन में कहा, इसे किसी की नज़र में आए मेरे क्वार्टर में ले जाओ। जिंगी ने सिजुई को अपने सीने से लगा लिया और वहां से चला गया। उसके पीछे एंग्शी भी थी। सुबह उठते ही विंग कुछ सुबह की कसरत करना चाहता था और जिंगी से बात भी करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था वह कुछ ऐसा देखने जा रहा है। वो वेनिंग की ओर चला और उसे घूर रहा था। वही वेनिंग ने वो की और कहा, माय लेडी। तभी विंग ने कोल्ड टोन में कहा और वहां से जाने लगा। बोला, आपको आज जो कुछ भी आपने किया उसके लिए किंग को स्पष्ट करना होगा। विंग के क्वार्टर पर जिंगी ने सिजुई को बिस्तर पर लेटा दिया और उसकी हथेली को कसकर पकड़ के बैठा था। सिजुई सचमुच भयंकर दर्द में था। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे किसी कठोर पत्थर से दबा दिया गया हो।
उसने अपने शरीर से एक दर्दनाक कंपन महसूस की। उसका चेहरा लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, मुझे दर्द हो रहा है। विंग, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सिजोई के हाथ को पकड़ा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिजोई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर सिजोई उस दर्द से कराह रहा था और उसे पूरी तरह से पसीना आ रहा था। विंग ने शुएंग की ओर देखा और कहा, गागा, चौथे राजकुमार को यहाँ बुलाइए। शुएंग सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। तभी सिजोई ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, उससे मत बुलाइए। विंग सिजोई को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। वो दर्द में कराह रहा था लेकिन वो अभी भी मना कर रहा था। वह नहीं चाहता कि कोई उसे इस तरह देखे। वो नहीं चाहता कोई उसे इसी दयनीय स्थिति में देखे। तभी जिंगी ने चिंतित होते हुए कहा, मुझे लगता है हमें किसी अन्य चिकित्सक को बुलाना चाहिए। विंग ने सौपली सिजोई की ओर देखा और कहा, सिजोई, हम हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं। कुछ वास्तव में परेशान कर देती हैं। और आप जानते हैं उस समय हमारी मदद सबसे अधिक कौन कर सकता है? हमारा परिवार। बस एक बार विश्वास करो, एक बार अपने भाई पर विश्वास करो। विंग ने सब कुछ सिजोई के गालों को सहलाते हुए और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। सिजोई ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं वांगजी के क्वार्टर पर वांगजी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और नीचे देखते हुए अल्फा को गुस्से में देखा जो उसके सामने खड़ा था। वांगजी उसके शरीर में सिर्फ गुस्सा दौड़ रहा था। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और वेनिंग की ओर चला, जिसने उसे अभी इमोशनलेस निगाहों से देखा। अभी वांगजी सिर्फ एक पिता के रूप में सोच रहा था, एक पिता के रूप में जिसका बच्चा रिजेक्ट कर दिया गया और अब नरकीय दर्द का सामना कर रहा है। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, अब मैं तुम्हें अपने बेटे के पास नहीं देखना चाहता, और अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास भी देखा तो यकीन मानो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। वांगजी ने अपनी कोल्ड टोन में इतना कहा और वहां से चला गया। वहीं वेनिंग, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं वेनिंग वो अपने घुटनों के बल गिर गया। उसने रोते हुए अपना चेहरा ढक लिया और अपने आप से कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे मौत के मुंह पे धकेल दिया। वहीं जोशुआन, जो उसे शुरू से देख रहा था, पूरी तरह से हैरान था जब उसे पता चला कि वेनिंग ये सिजोई का मेट है। तो उसने सोचा कि अल्फा साथी का होना मून गॉडेस का ब्लेसिंग है, लेकिन अब यह देखकर एक बड़ी समस्या उसे लग रही है। वो वेनिंग के बगल में गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, जनरल। वहीं वेनिंग ने जोशुआन की ओर देखा और कहा, क्या आप किंग के साथ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रिंस कैसे हैं? जोशुआन ने सर को हिलाया और वहां से चला गया। शायद वेनिंग सिजोई के करीब इसीलिए आया क्योंकि वो उसका मेट था, लेकिन वो एहसास उसके दिल में जलन सब असली था। उसे पछतावा हो रहा था। उसे सिजोई को ठुकराने का पछतावा हो रहा था, लेकिन ये उसकी गलती नहीं है। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, वेनिंग, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यह तुमने खुद चुना है। वहीं विंग के क्वार्टर में दरवाजा खुला और जे दिखाई दिया। उसकी आंखें फेरोमोन की अचानक लहर से चौड़ी हो गईं, जो कमरे में प्रवेश करते ही उसके पास आई। उसने अपनी नाक को ढक लिया और विंग की ओर चल दिया। वह सिजोई को देखकर पूरी तरह से हैरान और सरप्राइज था, और सिजोई ही वह था जो कड़वे फेरोमोन फैला रहा था। जे इतना हैरान था कि उसने खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गालों पर उसकी उंगली के निशान पड़ गए। वही विंग जे की ओर चला और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? जे ने चौंकते हुए कहा, क्या थर्ड ब्रदर ओमेगा है? समय दरवाजा खुला और वांगजी दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने जे की तरफ देखना बंद किया, जो चौड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। उसने वांगजी से पूछा, क्या आपको पता था? वहीं वांगजी ने कुछ नहीं कहा और विंग की ओर देखा। तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि शाही परिवार की समस्याओं में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देना ठीक नहीं है। और जय भी एक मेडिकल का स्टूडेंट है और वो काफ़ी अच्छा है। तभी वांगजी ने कहा, अपने भाई से पूछ लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जे को इस क्षेत्र का ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सिजोई को कुछ दवा दी जिससे सिजोई की नींद आने में मदद हो, शायद उसका दर्द भी थोड़ा कम हो। वांगजी उसके बगल में बैठा और उसकी हथेली को सहला रहा था। वो याद कर रहा था कल रात बेनिंग के बारे में सोचकर सिजोई कितना खुश और परेशान दिख रहा था।
विंग, जे, इंगशी, शुयांग, जिंगे सब कमरे में मौजूद थे। तभी नीचे देखते हुए और अपनी मुट्ठी को कसते हुए जे ने कहा, क्या काका मरने वाले हैं? तभी वांगजी ने सिजोई की हथेली पर किस किया और कहा, उसे कुछ नहीं होगा। तभी जे ने कहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है रिजेक्टेड ओमेगा अपने मेट के बिना लंबे समय तक नहीं जी सकते। उनका शरीर रिजेक्शन के कारण धीरे धीरे खुद में जहर को जगह देगा और 1-2 साल के भीतर वो उसे मार देगा। तभी बिंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा, क्या होगा अगर कोई अन्य अल्फा इसे अपने ओमेगा के रूप में मार्क कर दे? तभी वांगजी ने कहा, यदि अन्य अल्फा ने किसी रिजेक्टेड ओमेगा को मार्क किया तो ओमेगा की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन वह अत्यंत कमजोर हो जाएगा और अपनी हीट में उसे हिल का अनुभव होगा। वह कमजोर शरीर से पीड़ित होगा और गर्भ धारण न होने की संभावना रहेगी। तभी विंग ने पूछा, और क्या हो यदि फेटेड मेट किसी कारणवश मर गया? तो वांगजी ने कहा, दोनों ही मामलों में स्थिति एक जैसी है। विंग ने जिंगी की ओर देखा और अपने मन में सोचा, तो इसीलिए सिजोई जिंगी को अपने साथ रखता था और इसीलिए सिजोई इतनी सारी हर्बल दवाइयाँ लेता था। फिर उसने सिजोई की ओर देखा और अपने मन में सोचा, जितना अधिक मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ उतना ही अधिक तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। तभी वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, आज जो बात हुई है वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बात हम 8 लोगों को ही पता चलनी चाहिए। सभी ने नोट किया। वहीं जिंगी अपनी मुठ्ठियाँ खींचते हुए खुद से सोचा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रिंस। वो सिजोई की ओर देखते जा रहा था। कुछ देर बाद वांगजी सबके साथ कमरे से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी जिंगी कुछ बोल पड़ा। वांगजी ने पीछे मुड़कर अपनी भौहें उठाई। फाइनली इस मैड डॉग ने को देखा जिसे उसका बेटा बरसों से पाल रहा था। जिंगी ने कोल्ड टोन में कहा, किंग, मैं प्रिंस के साथ रहना चाहता हूँ। वांगजी ने भी कोल्ड टोन यूज़ किया और कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इसकी मंजूरी दूंगा? जिंगी ने कोल्ड टोन में कहा, मैं अनुमति नहीं मांग रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। वांगजी हंसा और कहा, यह काफ़ी अग्रेसिव है। मैं तुम्हारी निडरता देखकर सरप्राइज हूँ, लेकिन मुझसे दोबारा बात करने की हिम्मत मत करना। उसने कोल्ड नजर से जिंगी को देखा। जिंगी ने वो किया और कहा, आई एम सॉरी। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, ठीक है, उसका ख्याल रखो, और वहाँ से चला गया। जिंगी ने वांगजी के सामने सिर झुकाया। उसके बाद विंग, जे और फिर शुयांग, एंगशी सभी कमरे से बाहर चले गए। कमरे के बाहर अपना हाथ वांगजी के हाथ पर चारों ओर लपेटते हुए कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? कि वांगजी ने सिर हिलाकर सहमति दी। तभी जे ने मुंबल करते हुए कहा, क्या मैं किसी को बता सकता हूँ? वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, नहीं। जे ने सर हिलाया। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।